वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द हसल डायरीज विद ऋषभ। एंड आज जो हमारे साथ पर्सनालिटी है उनको पूरा कॉमर्स वर्ल्ड जानता है। एंड अगर आप उनको नहीं जानते हो तो या तो आप कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं हो या तो आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। तो आज है हमारे साथ सीए पराग गुप्ता सर। थैंक यू सो मच, सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो सर आप जैसे सीए भी हो, आप इंडेक्स ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आप बैचेस भी ले रहे हो एंड आप साथ में यूट्यूब भी कंटिन्यू कर रहे हो। तो आपका जीवन कैसा चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? तो जीवन तो अच्छा चल रहा है। यस सर। और सारी चीजों को मैनेज करके आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। क्योंकि पढ़ाने का तो शौक है ही है। यस सर। तो इसीलिए टीचिंग चल ही रही है, बैचेस चल ही रहे हैं। यस और यूट्यूब पर भी वो चीज अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो Yes, मजा आ रहा है। और इंडेक्स ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि मैं कैपिटल मार्केट्स में काम कर चुका हूँ और 15 साल का इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। ओके। तो वो चीज साइमल्टेनियसली साथ साथ अभी तक कैरी कर रही है। तो हम लोगों का तो बचपन आपने सवार दिया, हम लोग की 12th आपने सही कर दी, परसेंटेज आ गई, हम लोग एसआरसीसी आ गए। बट आपका बचपन कैसा रहा था? लाइक आप कहाँ से हो एंड आपका बचपन कैसा रहा था? तो बचपन मेरा जैसा सबका रहता है वैसे ही Yes, रहा sir. था कि थोड़ा खेल कूद मस्ती में ध्यान रहता था। और बहुत सारी स्कूलिंग मेरी चेंज भी हुई थी। लेकिन जब मैं 10th के बाद Yes, sir. 11th क्लास में आया तो मुझे पता लग गया था कि अब कॉमर्स के अंदर कुछ मतलब अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और 11th क्लास में मैं सीए के बारे में भी समझ चुका था कि सीए कोर्स होता है कुछ, मुझे वो करना है। तो वहां पर मेरा गोल थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया था इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन कि मुझे सीए करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है। तो फिर वहां से मैंने थोड़ा एफर्ट्स लगाने शुरू करे पढ़ाई पर। और क्लास 12th में अच्छे से मैंने पढ़ा और उसके बाद अच्छे कॉलेज में, हंसराज कॉलेज में एडमिशन हुआ और सीए की जर्नी भी उसके बाद शुरू हुई। तो जो बचपन का मेरा टाइम था उसमें खेल मस्ती भी खूब करी। और मैं कह सकता हूँ कि खेलते खेलते मस्ती करते करते थोड़ा सा लेकिन पढ़ाई को भी ध्यान में रखा और काफी चीजें बैलेंस करके फिर पहुंच ही गए जैसे तैसे। तो सर जैसे मेरा बचपन ऐसा रहा है कि मैं 9वीं कक्षा तक एक ऐसा बच्चा था जो सिर्फ मस्ती कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक है, पढ़ाई तो होती रहेगी। बट 10th क्लास में जब आया तो थोड़ा लगा कि हाँ पढ़ाई करनी चाहिए। बट कोविड-19 आ गया एंड एग्जाम्स हुए नहीं। फिर 11th तो लाइक आई डोंट थिंक सो किसी का अच्छा जाता है, सब 11th तो ऐसे ही निकल जाती है। फिर 12th में फिर लगा थोड़ा सा कि अब तो पढ़ना चाहिए एंड पढ़ाई के साथ स्कूलिंग सारी चीजें चल रही थी। एंड फिर आपके बैचेस भी कंटिन्यूअसली लेक्चर्स चल रहे, इकोनॉमिक्स चल रही, सारी चीजें लाइन बाय लाइन चली रही है, रिवीजन सारी चीजें हो रही थी। एंड होपफुली लाइक बाय द एंड ऑफ द ईयर मैं डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 भी बना एंड एसआरसीसी भी मिला। एंड इन सारी चीजों का श्रेय कहीं ना कहीं आपको ही जाता है। तो अब यहाँ से मेरा सवाल ये है कि आप किस तरह लाइक आप किस प्रकार के बच्चे थे? लाइक पढ़ने वाले, फर्स्ट बेंचर, या कि मजे कर रहे हैं जिसको टीचर बोल रहे हैं कि तुम क्लास से निकलो या तुम पढ़ो, तुम थोड़ा क्या मतलब आपका किस तरीके का बुरा था? मैं बोल सकता हूँ कि एज अ स्टूडेंट जो मैं था, फ्रंट बेंचर तो मैं नहीं था। और मुझे याद है कि मैं बैक बेंचरों में से ही होता था। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं ना थोड़ा सा शार्प माइंडेड, कि जो पढ़ते बहुत कम है लेकिन मार्क्स काफी अच्छे डिसेंट आ ही जाते हैं, तो मैं समझता हूँ मैं उस कैटेगरी का बच्चा था। और मैं कम एफर्ट डालता था पढ़ाई के ऊपर, लेकिन मेरे कम एफर्ट में भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते थे या काफी अच्छे आ जाते थे। बट हाँ, डेफिनेटली मैं टॉप 3 में नहीं होता था, बट मैं हाँ उनके साथ 4 या 5th रैंक तक रह जाता था। और क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुछ टीचर्स मुझसे थोड़ा सा मतलब परेशान से भी रहते थे कि ये थोड़ा बातें कर रहा है, लेकिन उन्हें पता था कि ये इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, इसके मार्क्स आ रहे हैं, तो वो कुछ मेरे को डांट भी नहीं पाते थे। तो टीचर भी डायलमा में रहते थे कि हम इसको डांटे या ना डांटे, क्योंकि शरारत भी चल रही है लेकिन शरारत के साथ मार्क्स भी आ रहे हैं। तो ये इस तरह से मेरा आप कह सकते हैं। तो सर जैसे आपने 10th के बाद स्टार्टिंग में साइंस स्ट्रीम चूज करी थी, फिर आपका लाइक पहले से ही एक वो था कि मुझे आर्मी में जाना है, तो वहां से फिर सीए के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन कैसे आया? वो डिसीजन कैसे हुआ कि सीए ही करना है, नॉट सीएमए या फिर सीएस या कोई भी अदर कोर्स क्यों नहीं? ठीक है, 10th के बाद मेरा गोल तो था आर्मी में जाने का, मतलब 10th में ही भी था। तो 10th के बाद एक एग्जाम होता था जो आर्मी के लिए कुछ होता था, मुझे याद नहीं। तो मैंने वो एग्जाम दिया भी था, बट वो एग्जाम में मेरा क्लियर नहीं हुआ। और मैंने फिर साइंस भी ली थी 11th क्लास में, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि आप साइंस पढ़ सकते हो और उसके बाद भी आप सीए बन सकते हो। बट सीए का मेरे दिमाग में तब ऐसे आया कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया पहली बार कि सीए क्या होता है, क्या इसका समाज में स्टेटस है, अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। और इसके बारे में मुझे जब सुना मैंने तो मैं काफी, मुझे अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ा ही कमाल की चीज लग रही है। तो वो फिर पहली बार वो बीज मेरे मन में बो दिया गया कि भाई सीए कुछ है। तो फिर मैंने जब सोचा कि चलो सीए ही बनना है,
तो साइंस लेकर सीए बनूंगा तो थोड़ा लंबा रहेगा प्रोसेस, तो मैंने सोचा कि कॉमर्स लेता हूँ और पूरी पढ़ाई कॉमर्स की करके फिर अपने सीए की जर्नी आगे बढ़ाता हूँ। तो फिर सर जैसे आपने कॉमर्स चूज करी एंड आप सीए में आ गए, तो 11th एंड 12th की जर्नी कैसी रही थी? आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है? एंड जैसे नॉर्मली एक 11th में कोई भी स्टूडेंट होता है तो 11th उसका ऐसे ही निकलता है कि अरे अभी तो 10th खत्म हुई, अभी थोड़ा टाइम चाहिए कि अभी मजे करने, और पता ही नहीं लगता है कब वो 11th क्लास खत्म हो जाती है। तो आपका 11th एंड 12th का जर्नी कैसी तो रही? मेरा, मैं भी यही बोलूंगा कि बिल्कुल ऐसे ही रहा था। क्योंकि 10th में मैंने पहली बात तो जिस स्कूल में स्कूलिंग करी थी, तो 10th तक मेरे स्कूल बिल्कुल बहुत ही, आप कह सकते हो, सरकारी टाइप स्कूल होते थे जहाँ सिर्फ गुंडागर्दी, बदमाशी ये सब चल रही है पढ़ाई के अलावा। तो जब मैंने 10th के बाद 11th में पहली बार एक थोड़ा सा डिसेंट स्कूल में मैं गया, तो पहली बात तो अलग एनवायरनमेंट, नया एनवायरनमेंट मुझे बहुत मिला, अडेप्ट नहीं कर पाया। और 11th का पहला जो यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं उसमें मैं भी बहुत बुरे मार्क्स लेकर आया, और बिजनेस स्टडीज में तो मैं फेल हो गया, टू बी ऑनेस्ट। तो बट वहां से मुझे थोड़ा फिर ये लगा कि यार ये तो बहुत बेइज्जती हो गई है क्लास के अंदर और मैं फेल हो रहा हूँ। तो मैंने सोचा कुछ तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो धीरे धीरे मैंने 11th में थोड़ा अपना एफर्ट लगाना शुरू करा। तो मैं जैसे तैसे करके 65-70% मार्क्स तक तो मैं पहुंच गया। लेकिन मेरी सीरियसनेस 12th क्लास में ज्यादा बढ़ी, जब मुझे पता था कि 12th में अगर मैंने अच्छा नहीं करा तो ना ही मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, या जो मैं सीए करना चाहता हूँ उसमें मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो 12th में मैंने शुरू से ही, साल के स्टार्टिंग से ही अपने 2-3 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखा, उन पर डेडिकेटेडली या कॉन्टिन्यूसली मेहनत करी या काम करा, और फिर रिजल्ट भी उसी हिसाब से मेरा 12th में अच्छा रहा। तो सर जैसे आपने बताया कि 10th तक आपकी स्कूलिंग लाइक एक ऐसे स्कूल से हुई थी जो उतना अच्छा नहीं था, तो आपकी कभी रैगिंग वगैरह हुई है क्या स्कूल में? हाँ, स्कूल में रैगिंग होती थी थोड़ी, क्योंकि हम सब, जो हमारा दोस्त ग्रुप था उस समय, तो हम WWE के बहुत बड़े फैन थे। तो रैगिंग मतलब थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन हम करने वालों में से ज्यादा थे। तो अपना हमारा एक ग्रुप होता था, तो हम एक दूसरे के साथ खूब WWE खेलते थे उस समय। जो भी मतलब रैगिंग है करते भी थे, कभी कभी होती भी थी, या लड़ाई थोड़ी बहुत हो जाती थी। तो इस तरह से मतलब 10th क्लास तक तो खूब हमारे झगड़े, लड़ाई, फसाद, खेल ये खूब चलता था। तो सर जैसे ग्रुप का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कहीं भी, जैसे अभी मैं कॉलेज में हूँ, तो जैसे हमारा जो ग्रुप रहता है हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करते हैं। अगर हम लोग को दिख रहा है कि हमारे 2 दोस्त अगर इस फील्ड में ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी लगता है कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। तो आपका ग्रुप कैसा रहा था एंड आज वो लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक इसीलिए कहावत भी है कि चूज योर सर्कल वाइजली। तो कॉलेज में जो मेरा ग्रुप मिला वो बहुत अच्छा था, मैं कहूँगा। वो सब मेरे सीए स्टूडेंट्स थे, तब हम भी सीए स्टूडेंट्स थे, तो उनकी वजह से मैं सीए बन पाया, क्योंकि वो सब खूब पढ़ाई करते थे, खूब मेहनत करते थे, तो मेरा भी लेवल ऑटोमेटिकली अप हो गया। सेम चीज स्कूल में भी थी। स्कूल में 12th में कुछ अच्छा सर्कल मिल गया, कुछ दोस्त थे जो सिंसियर थे, तो वो चीज जरूर हेल्प करती है। सेम वे जब छोटे थे तो सर्कल में सभी दोस्त मस्तीखोरी करते थे और काम चोरी करते थे, तो मैं भी कहीं ना कहीं वही बनता जा रहा था। तो डेफिनेटली सर्कल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और आज क्योंकि इतने साल हो गए, तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि जो सिर्फ मस्तीखोरी करते थे, लाइफ को लेके सिंसियर नहीं थे, सीरियस नहीं थे, और उस समय मुझे लगता था यार ये तो बड़े कूल हैं, तो आज वो सब मतलब शायद अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन जो उस समय थोड़ा सा डेडिकेटेड थे, अपने गोल को लेके सीरियस थे, काम करते थे, मेहनत करते थे, वो आज सब अच्छा अपने अपनी फील्ड में कर रहे हैं। सर जैसे आपने बताया, तो हम लोग के कॉलेज में भी अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं, तो यही चीज लगती है कि ना आपको एक्सट्रीम में एक ऐसी जगह जाना है जहां पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना आपको एक्सट्रीम में पढ़ाई करनी है, बिकॉज आप मिस आउट कर दोगे कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना इज समथिंग जो बहुत नेसेसरी होता है, बहुत ज्यादा। तो कॉलेज में आपने लाइक कैसे मैनेज करा सीए, देन आपकी ट्रैवलिंग थी आई गेस 2 घंटे की, तो ट्रैवलिंग के साथ देन कॉलेज देन सीए। हाँ बिल्कुल, वो मैनेज करा, बिल्कुल सही आपने, अच्छा होमवर्क करा। 2 घंटे की ट्रैवलिंग रहती थी, क्योंकि यहाँ से हम बस में ट्रैवल करते थे, तो सुबह 6:30 निकलते थे, 2 घंटे का ट्रैवल करके कॉलेज पहुंचते थे। तो कॉलेज के अंदर तो जो 3-4 घंटे हम व्यतीत करते थे, वो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ठीक है बस कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। तो 1-2 बजे तक तो उस समय कुछ सीए नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कॉलेज लाइफ ही एंजॉय करने पर फोकस रहता था, एक्सप्लोर करने पर। लेकिन हाँ, बैक ऑफ द माइंड ये जरूर था कि अपना ज्यादा फोकस पढ़ाई के टर्म्स में सीए पर देना है। तो जब 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद जब भी घर आए, या जब भी पढ़ाई करनी होती थी, तो फोकस सीए की पढ़ाई पर ही होता था। मेजरली पढ़ाई सीए ओरिएंटेड ही रखते थे, क्योंकि ग्रेजुएशन मुझे पता था कंपैरेटिवली आसान है। और ग्रेजुएशन में मेरा गोल था कि सिर्फ पास होना है, 50-60% ला दें
दैट्स इट। तो मैं ग्रेजुएशन के लिए पढ़ता भी सिर्फ बहुत ही लिमिटेड था और अपना मेरा फोकस ज्यादा सीए पर था। इस तरह से मैंने कॉलेज और सीए को तो अपना मैनेज यही सोच के करा कि पढ़ाई का फोकस अपना सीए पर रखो और कॉलेज सिर्फ अपना थोड़ा सा मस्ती करने के लिए या थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए रखो। तो वो एक बैलेंस होता चला गया। तो सर जैसे कॉलेज एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हर किसी की अपनी मेमोरी रहती है, कुछ ना कुछ तो किसी ने किया होता है कि जो लगता है कि यार ये तो नहीं बताना है कभी। तो जैसे आपने क्लासेस बंक की, खिड़कियों से कूद के आप रोडीज में गए, तो कोई ऐसी जर्नी है जो आपने अभी तक शेयर नहीं करी और आपको लगता है कि यार ये एक ऐसा मोमेंट है जो आज भी लाइक हम लोग अगर साथ में बैठे 4 दोस्त तो ये चीज तो डिस्कस आज भी होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज की तो बहुत सारी मेमोरीज होती हैं और जो अच्छी अच्छी थी वो आपने बताई दी। तो कॉलेज के अंदर यही था मुझे, मतलब एक और मेमोरी चलो इसी से यही याद आ रही है कि मेरा एक फ्रेंड था, तो हम साथ में बैठते थे, कुछ ऐसा था। तो उसका रोल नंबर था 1271, मेरा रोल नंबर था 1272, जस्ट एक के बाद एक। तो हम प्रॉक्सी लगाते थे कि ठीक है वो अटेंडेंस मिल जाए ताकि। तो उसने बोला कि तू मेरी प्रॉक्सी लगा दियो, मैं आज क्लास नहीं आऊंगा। तो मुझे याद है हमारे टीचर ने रोल नंबर 1271 बोला, तो मैंने इधर मुंह करके बोला यस सर, और जब मेरा रोल नंबर आया तो मैंने इधर मुंह करके बोला प्रेजेंट सर, अलग टोन में। तो ये बहुत ही मतलब प्रॉक्सी लगाने तो सर आप पकड़े गए या नहीं पकड़े नहीं गए, ये मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। बाकी इसके अलावा कॉलेज के अंदर जो इंटरनल हमारे एग्जाम्स होते थे तो उसमें मैं खूब सारे फर्रे बना के लेके जाता था। अच्छा, तो सर फर्रे की कोई जर्नी है क्या, लाइक आप कैसे किस चीज की बनाई एंड एग्जामिनेशन में आपके माइंड में क्या चल रहा था? नहीं, मैं बिल्कुल फर्रे बनाने की बिल्कुल आपको टेक्निक बताता हूँ। तो छोटे छोटे जो पर्चियां होती हैं वो ऐसे ऐसे वो बहुत सारी बना ली। पहले जो 16 पर्ची ठप्पा एक गेम होता था वैसी वाली, उनको स्टेपल कर लिया तो एक छोटी सी डायरी बन जाती है। फिर उस डायरी पे छोटा छोटा लिख लेते थे, जो भी अपना लिखना है सारा सारा लिख लिया, और उस फर्रे को, उस छोटी सी डायरी को मैं रुमाल के बीच में बंद करके रख लेता था और उस रुमाल को मैं टेबल पे रखता था। तो जब टीचर चला जाता था तो मैं रुमाल खोल लेता था और जैसे ही टीचर आता था तो मैं रुमाल बंद कर लेता था। लाइक ये टेक्निक तो आज भी हम लोगों को नहीं पता ये कौन सी टेक्निक है, फिर हमारे भी 9 CGPA बन जाए। बिल्कुल। तो ये टेक्निक में क्या कॉन्फिडेंस पूरा है, रुमाल पूरा टाइम डेस्क पे रहता है, तो टीचर को लगता है कि खाली रुमाल रखा है लेकिन रुमाल के अंदर फर्रा हो रहा है। तो सर उस टाइम पे कॉलेज में एनवायरनमेंट कैसा रहता था? बिकॉज लाइक अभी तो नॉर्थ कैंपस पूरा एक कैंपस सा बन गया है, बट जितना मैंने अपने सीनियर्स या फिर प्रोफेसर से सुना, पहले कैंपस इतना इंटीग्रेटेड नहीं था, थोड़ा कम होता था, राइट? तो उस टाइम पे लाइक कैंपस में किस तरीके से चीजें होती थी? बिकॉज आपने अभी भी रिसेंटली विजिट करा है कैंपस, तो डिफरेंस क्या दिखता है उस टाइम के कैंपस में और आज के कैंपस में? इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस तो दिखता ही है, और जो आपने बोला कि और ज्यादा इंटीग्रेट हो गया वो भी मुझे लगता है, लेकिन हाँ तब भी एनवायरनमेंट तो था, कैंपस वाली फील तो आती ही थी, क्योंकि थोड़ी सी दूरी पर केएमसी, थोड़ी सी दूरी पर स्टीफेंस, थोड़ी सी दूरी पर हिंदू, तो वो पूरा मतलब हमको लगता था कि कहीं भी चले जाओ। और इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया, बेहतर हो गया, पहले ऐसा नहीं था। मैं कैंटीन गया अभी तो बहुत चेंज आ गया, पहले कैंटीन ऑल टुगेदर एक अलग ही तरह की होती थी और अब काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, तो वो चेंज तो है ही है। लेकिन हाँ वाइब अगर बोलूं तो वो कहीं ना कहीं आज भी वैसी ही लगती है जो पहले लगती थी। अच्छा सर, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही सवाल रहता है कि ग्रेजुएशन क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज 12th के बाद बहुत सारे एग्जाम्स है जो आप बिना ग्रेजुएशन के कर सकते हो, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उनका सवाल ही रहता है कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों करें ग्रेजुएशन? रीजन क्या है? नहीं, रीजन मेन तो यही है कि आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो। पहली बात तो वो एंगल होना चाहिए कि कॉलेज अगर हम जाते हैं अच्छे कॉलेज, तो नॉट जस्ट डिग्री बट आपको जो लर्निंग मिलेगी, फिर अपना जो दोस्त मिलेंगे, नेटवर्क बनेगा, वो लाइफ में ज्यादा काम आएगा। सेकंड, अगर वो नहीं है एंगल तो ऑब्वियसली एक डिग्री कई बार इंपॉर्टेंट रहती है। लेट्स से हम कुछ और नहीं कर पाए या कुछ और हमारा क्लिक नहीं हुआ, तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री एक बेस होगी और उसके बाद हम बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ग्रेजुएशन होना मतलब मैं समझता हूँ आज बहुत जरूरी है। जैसे सर मैंने खुद अभी SRCC में जितना एक्सपीरियंस करा है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुके मुझे, तो यही लगता है कि अगर हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोगों को कभी पता ही नहीं लगी कि अच्छा ये चीजें भी है। बिकॉज हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, हमें दिखता है कि अच्छा ग्रुप में बैठ के 4 लोग जब डिस्कस करते हैं कि हाँ ये बिजनेस आइडिया है, ये सारी चीजें, अच्छा मार्केट में ये कुछ नया टाइप का एक जॉब आया या ये सारी चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमें लगता है यार कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये सारी चीजें तो पता ही नहीं लगती। बिल्कुल। और आप तो SRCC में बैठे हो, एशिया के नंबर 1 कॉलेज में बैठे हो, तो वहां से तो मतलब एंटरप्रेन्योर जन्म ले रहे हैं एक तरह से, क्या कहा जा सकता है ना। आप तो बड़े से बड़े बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हो,
तो जो टीयर 2 सिटी में बैठा है दोस्त अपने गली नुक्कड़ में दोस्तों के साथ, उसको क्या ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो कॉलेज आना तो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग खुल जाता है। जितना मैंने मतलब अपने होम टाउन में भी देखा है सर, वहां पे अगर 4 दोस्त बैठ रहे हैं तो डिस्कशन मैक्स टू मैक्स यही होगा कि भाई आज मैंने वेब सीरीज कौन सी देखी है, नई मूवी कौन सी आई, या मजाक, या ये सारी चीजें होंगी। बट अगर मैं अपने कॉलेज में 3 दोस्तों के साथ बैठूं, मजाक होगा नो डाउट, बट वहां पे इंटेलेक्चुअल चीजें कि हाँ भाई पढ़ाई भी करनी है, ये सारी सीवी बनानी है। मुझे नहीं पता था पहले सीवी क्या है, बट कॉलेज में आने के बाद मुझे पता लगा अच्छा सीवी इज समथिंग जो हमें हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। अच्छा बीकॉम के बाद जॉब्स भी लग सकती है। मुझे आज भी याद है कि मेरे स्कूल टीचर थे, तो अब मतलब है अभी तो उनसे मेरी बात हो रही थी कि बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि श्रीराम कॉलेज की पैकेज ऑलमोस्ट 30-40 LPA जाती है। तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ बीकॉम से ये पैकेज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा गैप दिखता है दिल्ली में और बाकी जो स्टेट्स में, बिकॉज टीचर्स को अगर ये नहीं पता है तो स्टूडेंट तक वो चीजें कैसे जाएंगी। बिल्कुल, ये तो मैं भी समझता हूँ, वो गैप है, बच्चों के पास अभी तक वो अवेयरनेस ही नहीं है कि एक्चुअल में कॉलेज का रोल क्या होता है लाइफ में, किस कॉलेज में क्या प्लेसमेंट मिलती है। तो वो बच्चा अपना जब समझ उसको अवेयर ही नहीं होगा तो वो कैसे अपना गोल सेट करेगा, कैसे वो ये डिसाइड करेगा कि यस मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए तैयारी करनी है। वो सिर्फ एक भेड़ चाल में चल रहा है, वो सिर्फ या फिर कह लो अंधेरे में चल रहा है। ठीक है, सब 12th कर रहे हैं तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, आगे क्या है कुछ नहीं पता। इसमें सर एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है कि मैं होम टाउन गया था रिसेंटली, तो मैं ऐसे ही वॉक कर रहा था रोड पे और मुझे एक टीचर मिले। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, कैसे हो, बाकी चीजें मैंने बताई। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ। तो उनका रिएक्शन ये था, बीकॉम ऑनर्स, ये भी कोई करने की बात है, वो दिल्ली से इतने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो मतलब वही चीज लगती है कि कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उनको यही श्योरिटी नहीं है कि 12th के बाद करना क्या है। उनको पता ही नहीं है कि बीकॉम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्किल्स चाहिए, या क्यों जरूरी है ये सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे स्किल्स है जो स्टूडेंट को कॉलेज में आने से पहले ही प्रिपेयर करके रखनी चाहिए कि उनको एक एज मिले कॉलेज में आते ही? वैसे तो क्योंकि बच्चा बहुत छोटा ही होता है 12th तक, तो वो घुसा ही रहता है किताबों में, तो क्या ही बेचारा स्किल ऐसी डेवलप करेगा। लेकिन हाँ, मैं बिहेवियरल एस्पेक्ट की अगर बात करूं, एक चीज ये सोच के जरूर कॉलेज में आनी चाहिए कि मैं नई नई चीजें एक्सप्लोर करूंगा और मैं यहाँ सीखने आऊंगा, यहाँ पर मैं दोस्त बनाने आऊंगा, नए लोगों से मिलने आऊंगा। क्योंकि जितना यहाँ पर हम नई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, नया नया इनपुट्स ले सकते हैं कॉलेज लाइफ के अंदर, वो फिर हमें बाद में नहीं मिलेगा। क्योंकि बाद में अगर हम कॉर्पोरेट में चले गए तो वहाँ ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बॉल गेम है, डिफरेंट पॉलिटिक्स है। और यहाँ पर जो नेटवर्क है, यहाँ पर जो लर्निंग होगी, और इस समय लर्निंग कर्व बहुत अच्छा होता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो बस बच्चे को ये सोचना है कि मैं कॉलेज अगर जा रहा हूँ तो मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ, अपना होराइजन बड़ा करने जा रहा हूँ, और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखूंगा कि सिर्फ किताबें या सिर्फ पढ़ाई, हर चीज को एक्सप्लोर करो। तो सर जैसे आपने मेंशन करा कि ग्रेजुएशन में आप आ रहे हो और आप अगर जॉब में जा रहे हो, वहां पे एक अलग ही गेम है। तो जैसे आपका भी ICICI बैंक में एक्सपीरियंस रहा है 2 सालों का, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक कॉलेज से क्यूबिकल कैसा एक्सपीरियंस है, क्या चेंजेस थे? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वहां पर कोई टीचर नहीं है, वहां कोई प्रॉक्सी नहीं है, वहां पर वो दोस्तों का कोई हंसी मजाक नहीं है, क्योंकि वहां पर हम काम करने गए हैं। और ऑब्वियसली मैं CA बनने के बाद वहां पर गया था, तो हमसे एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। अगर हमें 10 लाख रुपए दे रहे हैं वो, तो ऑब्वियसली हमसे 1 करोड़ का काम भी निकलवाएंगे। तो हमारे जॉब के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर कल्चर बहुत अलग तरह का होता है, और वहां पर कट थ्रोट कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि हर इंसान वहां पर चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं प्रमोट हूं, मैं ऊपर जाऊं। तो आपको वहां पर अपना काम भी देखना है, काम अच्छा भी करना है, और अपने कलीग्स के साथ किस तरह से बिहेव करना है, वो सब चीजें भी आनी चाहिए। वहां पर मैं मानता हूं कि बहुत सारे आपके हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स काम आते हैं। हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स एंट्री लेने के लिए भी काम आते हैं, और एक बार कॉर्पोरेट में जब आप एंटर करते हो तो वहां पर सर्वाइव करने के लिए या ग्रो करने में भी काम आते हैं। तो सर जैसे आपने टॉक्सिसिटी की बात करी या आगे बढ़ने की, तो कभी भी एक नाम आता है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसके साथ एक वर्ड आता है कि ये कॉलेज थोड़ा टॉक्सिक है। जितना मैंने एक्सपीरियंस करा, कहीं ना कहीं कंपटीशन, एक कट थ्रोट कंपटीशन को टॉक्सिसिटी का नाम दे दिया गया है। टॉक्सिसिटी है नो डाउट, आपकी प्रोग्रेस होगी, लोग देख के बोलते कि अरे यार इसके तो कनेक्शंस होंगे, इसने तो ये कर लिया, ये चीजें हैं कॉलेज में नो डाउट। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चीजें सही है या गलत? बिकॉज मुझे तो ये लगता है कि अगर आप कंपटीशन में नहीं हो तो आप कभी स्ट्राइव हार्ड करोगे नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या चीजें है। बिल्कुल, मेरा थॉट प्रोसेस यही है। बिल्कुल, टॉक्सिसिटी अलग चीज हो गई, बट
अगर हम हसल कर रहे हैं, हम हार्डवर्क कर रहे हैं, वो एक अलग चीज होगी। और एसआरसीसी में नो डाउट कंपटीशन बहुत है, जैसा आप बता रहे हो, देख रहे हो। तो वहां पर हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा करूं, और वहां पर जब बातें भी होंगी ग्रुप्स में तो वो इसी चीज को लेकर होगी कि हम ग्रो कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़े। तो वहां तक वो चीजें ठीक है। टॉक्सिसिटी तब हमारे लिए खराब है कि जब हम उसमें कुछ नेगेटिव्स कर रहे हैं, जब हम दूसरे को पुल डाउन कर रहे हैं, या हम अपने आप को ऊपर लाने के लिए हम कुछ ऊंची हरकत जिसको बोलते हैं वो कर रहे हैं। तो दैट इज गलत, वो गलत है। बट ठीक है, अगर कंपटीशन की भावना से आप आगे बढ़ने के लिए एफर्ट डाल रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज है। और वो एसआरसीसी हो या कोई भी टॉप कॉलेज हो, वो कंपटीशन की भावना वहां पर होगी ही, और उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो इसीलिए बेस्ट होगा। और इसीलिए एसआरसीसी में 30 लाख 40 लाख का पैकेज जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो बच्चा है टॉपर है, तो दैट मीन्स वो क्रीम का भी क्रीम है। तो जैसे सर टाइम, अब मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपटीशन है, तो कंपटीशन में हम लोग का जनरली एक यही माइंडसेट रहता है कि हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें इंटर्नशिप भी देखना है, हमें सॉफ्ट स्किल भी करनी है, सारी चीजें करनी है। बट मेजर प्रॉब्लम है इसकी टाइम कैसे मैनेज करें। बिकॉज कॉलेज में जाओ तो सोसाइटी वाले हैं, कॉलेज से वापस आओ तो असाइनमेंट है, नेक्स्ट डे जब कैलेंडर देखो तो दिखता है कि यार कल तो इंटरनल है। तो फिर उसको मैनेज कैसे करें। देखो, टाइम मैनेज करने के लिए तो कोई रामबाण दवाई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सबके पास वही टाइम है। लेकिन हाँ, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं कि मेरे पास कितने टोटल टास्क हैं, उनकी प्रायोरिटी सेट कर ली, हर टास्क में कितना टाइम टेकन चाहिए वो हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, और फिर अपने दिन को उस टाइम टेकन के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें सब कुछ है, एंटरटेनमेंट भी है। लेट्स से अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे रील्स देखना है, मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो वो टाइम भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ठीक है, मैं 3 बजे से 3:15 बजे तक ही ये करूंगा। तो जब हमारा पूरा डे डिफाइंड होगा, तभी हम अपने एडिक्वेट काम को एडिक्वेट टाइम में कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी चीजें डिफाइन नहीं होती। आज अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट की, तो ऑब्वियसली वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपके माइंड में तो टास्क बहुत सारे हैं, पर वो रिटर्न नहीं है कि किस टास्क में कितना टाइम लगने वाला है, और वो टास्क मैं अपने दिन के किस स्लॉट में करने वाला हूँ। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, टाइम मैनेजमेंट के साथ 2 और चीजें आती है। जैसे हम लोग नॉर्मली कंपटीशन या हार्डवर्क के थ्रू सीयूईटी या ये सारी चीजें क्रैक कर सकते हैं, बट जो डिफरेंस होता है स्किल में, जो गैप होता है एक स्किल में, जो भी एक अगर कोई पर्सन है वो दिल्ली के किसी अच्छे स्कूल से पढ़ा है या फिर एक नॉर्मल बैकग्राउंड से कोई बच्चा आ रहा है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो कॉलेज आने के बाद बहुत सारे बच्चों का एक कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है कि यार मैं अभी इसी कॉलेज का पार्ट हूँ, वो भी इसी कॉलेज का पार्ट है, वही, और वो मेरे से बहुत अच्छी फीलिंग को कैसे टैकल करे। नहीं, बिल्कुल, इसमें मैं रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि सेम फीलिंग मेरे साथ भी थी। मैं भी बहुत ही छोटे स्कूल से बस पहुंच गया था जैसे तैसे, और मुझे भी कॉलेज में ऐसा लगता था कि यार मैं गलती से मैं यहाँ आ गया हूँ, ये सब तो मेरे से बहुत ज्यादा होशियार हैं, ये सब मेरे से बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, ये सब मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो मतलब इन नटशल ये सब मेरे से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। तो वो चीज मुझे भी फील होती थी। बट आज तो मैं बोल सकता हूँ कि वो सब चीजें इमैटेरियल है, ऑब्वियसली मैटर नहीं करती। लेकिन उस टाइम पे मैं अपने आप को बस कॉन्फिडेंस देता था। मैं ये सोचता था कि ठीक है, आई एम यूनिक, अगर भगवान ने मुझे अलग बनाया है इनसे, तो दैट मीन्स कि मेरा अपना कोई रोल होगा। तो मुझे अपने ऊपर विश्वास पूरा रखना है, जिसको बिलीफ बोलते हैं। तो अगर हम अपने बिलीफ को रखेंगे कि यस मैं भी कर सकता हूँ, तो हम डेफिनेटली वो कर पाएंगे। बट हाँ, अपने एफर्ट्स लगाने बहुत जरूरी है। अगर मुझे पता था कि मेरी इंग्लिश इनसे वीक है, मैं नहीं बोल पाता, तो मैंने एफर्ट लगाया उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सुधारा, उस पर एफर्ट लगाया। या अगर मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए उस पर एफर्ट्स लगाए। यानी कि जो चीजें हम ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर फिर हमें एफर्ट लगाने। तो इस तरह से हम अपने अंदर बिलीफ रखकर अपने आप को अगर बेहतर बनाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस हमारा धीरे धीरे वापस आना शुरू होगा। तो सर, जैसे हम लोगों के पास बहुत सारे टास्क होते हैं, बीइंग अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, हमारे पास इंटर्नशिप भी है, हमारा पैशन भी है, हमारी स्टडीज भी है। अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, उसके पास प्रोफेशनल कोर्स भी है। एंड इन सारी चीजों के साथ हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, हम लोग की भी खुद की लाइफ है। बिकॉज मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है, जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल है, जो भी एक ग्रुप है, हर एक की फीलिंग यही होती है कि अगर आप एंजॉय करोगे ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सही लगेगा। बट उसके बाद लगता है, ओह शिट यार, इस टाइम में मैं कुछ तो अच्छा कर सकता। तो इस पे क्या करना चाहिए हमें? मेरा तो ये मानना है कि बैलेंस तो नो डाउट बहुत जरूरी है, हर चीज करनी ही चाहिए। और अपनी कोई हॉबी हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए जिसमें हमें मजा आए, और दिन में हमें 1 घंटा उस हॉबी को जरूर देना चाहिए। लेट्स से अगर मुझे गिटार बजाना पसंद है, या मुझे कुछ भी काम करना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है,
तो हम अपने दिन में ये जरूर सुनिश्चित करें कि हम वो काम जरूर करें। तो अगर हम अपनी हॉबी का ध्यान रखेंगे तो यानी कि आप अपने इनर सेल्फ को खुश रख रहे हो। साथ ही साथ अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें, फिट रहें। फिर साथ ही साथ हमें अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है या एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों का ध्यान रखना है या प्रोफेशनल कोर्स है। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, कि हमें बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। अगर हम किसी भी एक तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई दूसरी चीज सफर करेगी और वो लॉन्ग रन में फिर ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। तो मेरा ये मानना है कि इसमें बैलेंस इज द की। हर चीज इंपॉर्टेंट है, तो पूरे दिन में डिवाइडेड होना चाहिए कि मैं हर चीज को समय दूं। तो सर जैसे मैंने अभी तक जितना देखा है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है जो अगर आप अपने आप पे भरोसा रख रहे हो तो आप भले ही हो सकता है कि आप 100% 200% प्रिपेयर ना हो, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस 200% हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। राइट। जैसे मैं अपने एग्जाम्स की अगर बात करूं तो 12th के टाइम पे मुझे एक भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं लगा कि क्या मैं कर पाऊंगा, ये सवाल था ही नहीं कभी। हमेशा से था कि मैंने जितना करा है एनफ करा है, पराग सर ने पढ़ाया है तो कर ही लूंगा। तो यही माइंडसेट था। एंड कहीं ना कहीं मेरे से बहुत अच्छे बच्चे थे जो अकाउंट्स में बहुत अच्छे थे, इंग्लिश में बहुत अच्छे थे। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट इसीलिए आ सका बिकॉज मैंने भरोसा रखा। बट कॉलेज में आने के बाद कहीं ना कहीं जब दिखता है कि एक ही सोसाइटी में होगी, हमारा नहीं हुआ, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन जाता है। राइट, क्योंकि उसके पीछे रीजन वही है कि हम कंपेयर कर रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली होगा, नो डाउट, इस उम्र में होता भी, क्योंकि अभी हम ऐसी एज में जहां पर हम चाहते हैं कि हम सबसे आगे बढ़े, सबसे बेस्ट बने। और ऑब्वियसली लाइफ इतनी, मतलब कह सकते हैं इतने सारे लोग हैं, सब हमसे अच्छे भी हो सकते हैं, तो वहां पर वो कॉन्फिडेंस हमारा गिरना शुरू हो जाता है। बट अगेन द पॉइंट इज कि आपको बिलीफ तो अपने ऊपर रखना ही पड़ेगा और आपको ये सोचना पड़ेगा कि भगवान ने मुझे यूनिक बनाया है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब एक वो दही मटकी फोड़ी जाती है जिसमें बहुत सारे गोपाला इकट्ठे होते हैं और सबसे ऊपर वाला उस मटकी को फोड़ता है, तो उसमें हम सोचते हैं रोल सिर्फ ऊपर वाले का है, लेकिन जो बीच में भी एक आदमी, अगर उसको भी हटा दिया जाए तो क्या वो मटकी फूट पाएगी? नहीं। तो हर किसी का रोल है, उस पूरी मंडली में हर आदमी इंपॉर्टेंट है। तो अगर भगवान ने मुझे यूनिक बनाकर भेजा है और मैं नंबर 5 पर हूँ, कोई 4 लोग मुझसे बेहतर भी हैं, तो मेरे लिए नंबर 5 भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। बस ये सोचना है कि यस आई एम यूनिक, भगवान ने अगर यूनिक मुझे बनाकर भेजा है तो किसी पर्पस से भेजा है, और हम अगर बढ़ना चाहते हैं आगे तो बस उसके लिए मेहनत करना। दैट्स इट। कंपेयर नहीं करना, लेकिन यस अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम। तो सर जैसे अभी कॉलेज में जो है या फिर जो कॉलेज में आने वाले हैं, उनका डाउट यही रहता है कि हम लोग पहली चीज तो कैसे डिसाइड करें कौन सा कोर्स करना है आफ्टर 12th। दूसरा कि अगर उनको सीए के लिए जाना है तो वो सीए फाउंडेशन और सीयूईटी को कैसे मैनेज करें, बिकॉज दोनों के एग्जाम्स अराउंड मई में होते हैं। राइट। तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? पहली चीज तो कोर्स कौन सा लेना है वो सोचने के लिए पहला तो गोल डिसाइडेड होना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली हमें क्या करना है लाइफ में। अब क्या करना है या क्या बनना है लाइफ में, उस हिसाब से फिर मैं अपना कोर्स सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे शेफ बनना है तो मैं अपना होटल मैनेजमेंट में जाऊंगा। अगर मुझे लॉयर बनना है तो मैं लॉ की पढ़ाई करूंगा। अगर मुझे फाइनेंस के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में सीखना है तो मैं बीकॉम करूंगा। मैनेजमेंट के बारे में सीखना है तो बीबीए करूंगा। तो कोर्स का डिसीजन तो डिपेंड करता है कि हमारा लाइफ का आगे का गोल क्या है। बाकी रहा सवाल जिसको सीए करना है और फिर सीयूईटी, जैसा आपने कहा कि वो तो देना ही पड़ता है। तो दोनों के एग्जाम मई में होते हैं, नो डाउट, और बड़ा मुश्किल होता है बच्चे के लिए क्रैक करना दोनों ही एग्जाम्स को। उसकी प्लानिंग बच्चे को क्लास 12th के बिल्कुल पहले दिन ही करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप क्लास 12th के पहले दिन से ही आप ये गोल बनाकर बैठे हो कि मुझे अच्छे कॉलेज में भी जाना है और सीए फाउंडेशन भी देना है, तो फिर आपको क्लास 12th के पहले दिन से ही स्लोली एंड ग्रेजुअली एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसकी तैयारी करते रहनी चाहिए। लेट से आपने हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 घंटे दिए, लेकिन वो फिर रेगुलरली देने पड़ेंगे। बिल्कुल बोर्ड्स खत्म होने के बाद हम सोचें कि अब हम दोनों चीजें क्रैक कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर उस केस में हमें सीए फाउंडेशन का अपना अटेम्प्ट आगे लेना पड़ता है, नेक्स्ट देना पड़ता है। तो सजेशन यही है बच्चों को कि अगर वो प्लान कर रहे हैं कि हमें दोनों चीजें करनी है, या अच्छा कॉलेज और सीए करना है, तो इट्स बेटर कि अपने क्लास 12th के साथ साथ ही स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको स्टार्ट करें। तो सर जैसे कॉमर्स ऑप्ट करने के बाद मेजरली जो भी है वो बीकॉम ऑनर्स ही करते हैं, बीबीए या फिर बीएफआई बहुत कम लोग उसके लिए ऑप्ट करते हैं। तो आपका रीजन क्या था बीकॉम ऑनर्स चूज करने का? मेरा भी वही क्लियर रीजन था, क्योंकि मुझे सीए करना था और सीए का जो कोर्स करिकुलम होता है वो काफी ज्यादा कंपैटिबल होता है बीकॉम ऑनर्स के साथ। तो मैंने भी जब थोड़ा समझा, स्टडी करी, तो ये देखा कि बीकॉम ऑनर्स की डिग्री की थोड़ा सा वैल्यू भी है और फिर सीए की स्टडी के साथ काफी ज्यादा कंपैटिबल है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने। अगर मैं बीबीए करता तो मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता अलग और सीए में पढ़ना पड़ता अलग।
तो अगेन पॉइंट इज कि जो मेरा गोल था मैंने उसी को ध्यान में रखकर अपना कोर्स सेलेक्ट करा। तो सर अभी अगर लेट्स से कि कोई बच्चा है जो एक छोटे से गांव में रहता है, उसको कंफ्यूजन है कि वो बीकॉम ऑनर्स करे, बीबीए करे, बीएफआईए करे, तो उसको कैसे डिसाइड करना चाहिए? उसको आंख बंद करके 5 मिनट पहले ही सोचना है मन में कि मैं अपने आप को 10 साल बाद क्या करते हुए देखना चाह रहा हूँ। अगर वो देख रहा है कि मैं कोई मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ, कोट टाई पहन के लैपटॉप लेके जा रहा हूँ दफ्तर में, और उसका इंटरेस्ट है कि भाई हाँ एमबीए करना है, मैनेजमेंट संभालना है, तो बीबीए अभी पढ़ाई करे। अगर उसका मन है कि मैं अकाउंटिंग करना चाहता हूँ, मुझे तो कॉमर्स में बड़ा मजा आता है, अकाउंटिंग बैलेंस शीट बनाने में बड़ा मजा आता है, तो फिर उसको बीकॉम करना चाहिए। अगर वो आंख बंद करके देख रहा है कि भाई मैं तो सब्जियां काट रहा हूँ, मैं तो पिज्जा बना रहा हूँ, मैं तो शेफ वाला काम कर रहा हूँ, तो फिर उसको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। या फिर वो आंख बंद करके देख रहा है कि मैंने तो काला कोट पहन रखा है और मैं जज साहब के सामने कोर्ट में दलील दे रहा हूँ, तो उसको लॉ करना चाहिए। तो पॉइंट वही है, पहले उसको ये सोचना है कि भाई बनना क्या है। मान लो बनना तो मुझे क्रिकेटर है और मैं इधर एक्टिंग की क्लासेस कर रहा हूँ, तो कोर्स का डिसीजन एग्जैक्टली हमारे गोल पर डिसाइड है। तो सर जैसे बहुत सारे कोर्स होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, सीए, सीएफए, सीएमए एंड सीएस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या आता है? कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा कोर्स करना है? हाँ, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इसमें हमें हर कोर्स के जो कोर्स एक्सपर्ट है उससे एक बार जरूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इन सब कोर्सेज में कुछ कुछ स्पेशलाइजेशंस होते हैं। लेट्स से सीए के अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन अलग होगी, सीएमए के अंदर अलग होगी, सीएस के अंदर अलग होगी, तो वो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। अब बच्चे का अगर लेट्स से कोई इंटरेस्ट स्पेसिफिक ही है कि मुझे लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तो फिर वो इक्विटी रिसर्च या सीएफए की तरफ थोड़ा मूव करेगा। लेट्स से मेरा इंटरेस्ट ऑडिटिंग में ज्यादा है, टैक्सेशन में ज्यादा है, तो मैं फिर सीए की तरफ मूव करूंगा। तो इस तरह से वो एक एक्सपर्ट ही गाइड कर सकता है, फिर आप उसको अपने इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर सकते हो। तो इसमें लाइक एडिंग ऑन टू द सेम क्वेश्चन, सीए किन लोगों को करना चाहिए, किसके लिए सूटेबल है? बिकॉज अराउंड 70,000 स्टूडेंट्स हर साल अपीयर करते हैं एंड 13-14,000 डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग पासिंग रेट रहता है। तो किसको इसके लिए जाना चाहिए? बिकॉज मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने सीए स्टार्ट तो करा, बट एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट देने के बाद दे वर लाइक कि ठीक है यार कुछ और करते हैं, करो कुछ और करो। यस, नहीं करना तो देखिए उसको चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में, तो नो डाउट अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से सीए इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। और अगर टैक्सेशन के बारे में हम सीखना चाहते हैं कि टैक्स कैसे निकलता है, लोग टैक्स कैसे मतलब बचाते हैं, या अगर हमारा इंटरेस्ट ऑडिटिंग की तरफ है, तो इन सब चीजों में एक्सेल करने के लिए सीए का कोर्स सबसे बेस्ट रहेगा। बट अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा फाइनेंस ओरिएंटेड है, फाइनेंस को समझना है, तो फिर उसके लिए दूसरे कोर्सेज हैं। लेट्स से आप सीएफए कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ करना है, आपको लगता है कि मैं बाहर जाकर अकाउंटिंग करूं बस, तो एसीसीए का कोर्स उस एंगल से थोड़ा बेटर है। तो हर कोर्स का थोड़ा सा एक स्पेसिफिक कह सकते हैं फ्लेवर है। तो अगर मेरा इंटरेस्ट किसी भी स्पेसिफिक चीज में है, तो उस हिसाब से फिर हमको वो कोर्स करना चाहिए। सर जैसे एक स्पेसिफिक डाउट था एक स्टूडेंट का कि अंडर ग्रेजुएशन के बाद सीएफए करना कितना वैल्यूएबल है इन इंडिया? अंडर ग्रेजुएशन के बाद सीएफए खाली करना मतलब मैं तो प्रेफरेबली बोलूंगा कि आप उसको एड ऑन डिग्री की तरह करो। लेट्स से आप पहले एमबीए करो फिर सीएफए करो, या सीए करो फिर सीएफए करो। क्योंकि इंडिया के अंदर खाली आप अंडर ग्रेड के बाद सीएफए कर रहे हो, तो अगेन कंपटीशन इतना है इंडिया में कि आप खाली अंडर ग्रेड के बाद सीएफए करके पहुंचोगे, दूसरा आदमी आएगा आईएम के बाद सीएफए करके, तीसरा आदमी आएगा सीए के बाद सीएफए करके, तो आप खाली सीएफए वाले पीछे रह जाओगे। अच्छा सर, जैसे हम लोग तो एक नॉर्मल टाउन से आते हैं, तो वहां पे एक कहावत है कि सीएस को तो साइन के पैसे मिलते हैं। तो इसकी रियलिटी क्या है सर? वो रियलिटी ये है कि सीए को अपनी ऑडिटर्स की रिपोर्ट में साइन करना होता है। अब वो ऑडिट होने में 2 महीने के एफर्ट्स लगते हैं, और उस ऑडिट को करने के बाद जो क्लाइंट होता है वो हमें फीस देता है, मान लेते हैं 5 लाख 10 लाख। तो कहावत ऐसी बन गई कि भाई हमने तो एक साइन करा और हमें 10 लाख रुपए मिल गए। लेकिन वो साइन के पीछे की मेहनत और साइन की वो पावर कि नाम से पहले सीए लग रहा है, वो एफर्ट भी बहुत बड़ा मैटर करता है। मतलब वही चीज है कि रिजल्ट को हाईलाइट कर दिया एंड प्रोसेस को तो छोड़ ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसे 2011 में कि धोनी ने लास्ट बॉल पे छक्का मार के वर्ल्ड कप जिता दिया, तो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरी टीम का एफर्ट था और वो सारे मैचेस पहले भी तो जीते ना, तो एफर्ट तो पूरा 1.5 महीने तक चलता रहा। तो सर जैसे आपने आर्टिकलशिप भी की होगी, तो आर्टिकलशिप का कैसा एक्सपीरियंस रहा था? आर्टिकलशिप का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही मतलब कह सकता हूँ मजेदार सा रहा था।
लाइक ऐसा मतलब क्या एक्सपीरियंस था जो मजेदार सा था? हाँ, मैं बताता हूँ क्या मजेदार था। यस सर। आर्टिकलशिप में क्योंकि मेरा जब मैंने सीए इंटर क्लियर करा तो मेरा गोल था कि मुझे आगे चलकर अपना काम करना है, तो मैं किसी बड़ी फर्म में नहीं जाऊंगा। तो मेरे पास बिग फोर ज्वाइन करने के ऑप्शंस थे, EY, PwC सब ऑप्शंस थे, बट मैंने वो ज्वाइन नहीं करा था। रीजन बीइंग कि बिग फोर के अंदर बहुत स्पेसिफिक मिल जाता है काम। अब मैंने एक मीडियोकर फर्म चुनी थी, बहुत ही, या आप कह सकते हो एक स्मॉल फर्म थी। अब स्मॉल फर्म में मजेदार किस्से क्या होते थे कि हमारा छोटा सा ऑफिस होता था। अब मान लो कोई क्लाइंट आने वाला है तो हमारा प्रिंसिपल कहता था कि यार पराग क्लाइंट आने वाला है, वो देखो उसके लिए चाय बनवा के ले आओ। तो हमें याद है वो चाय का कप भी साफ नहीं होता था, तो हम पहले चाय का कप थोड़ा सा साफ करते थे, नीचे जाके चाय बना के लाते थे, उसको चाय सर्व करते थे। तो ये सब मतलब छोटे से छोटे काम भी हमने करे थे। तो वो आज सोच के लगता है कि कितना मजेदार था, और सीखने को बहुत मिलता है आर्टिकलशिप में। और जो हमारे कलीग्स बनते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस तो पर्सनली मतलब एक कह सकता हूँ मजेदार था। तो सर जैसे आर्टिकलशिप में भी ऑप्शंस रहते हैं कि बिग फोर्स में आप जाना चाहते हो, मिड साइज जाना चाहते हो, या स्मॉल जो भी फर्म्स है उसमें जाना चाहते हो, तो क्या बेसिस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस टाइप ऑफ फर्म में जाना है? देखो अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, बट बेसिक यही है कि अगर लेट से आपको कॉर्पोरेट में आगे जाना है तो आप बिग फोर फर्म ज्वाइन करो, और करना भी चाहिए, अच्छा एक्सपोजर मिलता है। बस एक ही केस जो मुझे लगता है, जो मैंने भी ऑप्ट करा था, कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल ही है कि मैं अपनी फर्म करना चाहता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ ताकि मैं मल्टीपल चीजें सीख सकूं, तो फिर एक स्मॉल या मीडियोकर फर्म लेनी चाहिए। वहां पर आपको मल्टीपल चीजें सीखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिग फोर में शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां बिल्कुल स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो ये एक मेजर क्राइटेरिया है। बाकी फर्स्ट प्रेफरेंस मैं फिर भी बोलता हूँ, अगर आपका लिंक है या किसी भी तरह से आप बिग फोर में अगर पहुंचते हो तो वो बेटर ऑप्शन है, वहां पर एक्सपोजर ज्यादा बेटर रहेगा। कहीं ना कहीं आई थिंक सो कि वो एक्सपीरियंस और आपके फ्यूचर जो भी एम्बिशंस है उस पर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज कर रहे हो। बिल्कुल सही, क्योंकि स्मॉल फर्म में क्या है, आप हर चीज सीखोगे, हर चीज करते हुए देखोगे। स्क्रैच से आप ये समझोगे कि कैसे सीए क्लाइंट को लाता है, क्लाइंट का काम करता है, क्लाइंट को पूरा हैंडल करता है, क्लाइंट की हर चीज संभालता है। तो वो स्पेशलाइजेशन वहां पर कम होगी, वहां पर आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो अगर वो एंगल है, लॉन्ग टर्म गोल आपका भी वही है, तो फिर स्मॉल या मीडियम फर्म साइज ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो सर लाइक सीए बनने के बाद वो जब टाइटल आ जाता है सीए का, तो उसके बाद क्या ऑप्शंस रहते हैं? बिकॉज सीए भी तो लाइक नंबर्स अच्छे खासे होते हैं। तो अभी जैसे हमारा लाइक मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो हमारे लिए एसआरसीसी मिल जाना है समथिंग जो पहले बहुत बड़ी चीज थी, बट अब लगता है कि हाँ हमारा कंपटीशन 1000 बच्चों से और है। तो सीए में भी तो वैसा ही होता होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग, लाइक बहुत सारे तो नहीं बट स्टिल 1000-2000 ऐसे नंबर्स रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द लाइक टाइप ऑफ पेपर। सो वहां पे क्या कंपटीशन रहता है, कैसे कंपनीज हायर करती है? बिल्कुल कंपटीशन तो रहता ही है, ये बात मैंने भी देखी थी। सीए बनने के बाद खुशी तो बहुत हुई, तब तो ऐसा लग रहा था पूरा आसमान नीचे है, खत्म हो गया। लेकिन जब हम कैंपस में गए तो अगेन वही, वहां पर देखा कि यार यहाँ तो चारों तरफ हजारों भीड़ ही भीड़ है, मैं अकेला सीए नहीं, यहाँ तो मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे सब लोग आ गए। तो डेफिनेटली कंपटीशन रहता है। फिर आपका कैंपस प्लेसमेंट में वो कंपटीशन फर्क डालता है, क्योंकि हर किसी का कैंपस में फिर इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। रिसेंट आईसीआई प्लेसमेंट के भी जो डेटा आए उसमें भी वो 100% प्लेसमेंट नहीं है, या है भी तो वो तो सिर्फ ऑन पेपर्स है। तो पॉइंट वही है कि सीए बनने के बाद भी कंपटीशन रहता है। तो मुझे अभी तक याद है अच्छे से एक बात किसी हमारे सीनियर ने कही थी कि देखो सीए बनना बड़ी बात नहीं है, बट एक अच्छा सीए बनना बहुत बड़ी बात है। तो फोकस वही था कि आप सीए तो बनो, लेकिन उसमें भी अच्छा बनना पड़ेगा, ताकि अच्छी कंपनी में आपको प्लेसमेंट मिल सके, और वहां पे भी जो कंपटीशन है आप उसको बीट करके आगे बढ़ सको। तो सीए बनने के बाद ऑप्शंस क्या रहते हैं सर? सीए बनने के बाद ऑप्शंस नो डाउट बहुत सारे रहते हैं। देखो आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, उसमें अलग अलग फील्ड्स हैं। आप बिग फोर के अंदर ही अगर हो तो उसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हो, प्लस साथ ही साथ आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। और सीए फाइनल के अंदर जो हम सब्जेक्ट्स बेसिकली पढ़ते हैं वो सब अपने आप में कहीं ना कहीं फील्ड्स होते हैं, जिस आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हो। मर्जर एंड एक्विजिशन में जा सकते हो आप, इनफैक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जा सकते हो, कंसल्टेंसी में जा सकते हो। तो ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं। जैसे मैं रिसर्च कर रहा था लाइक फील्ड्स एंड ऑल से रिलेटेड, तो मुझे बहुत सारी चीजें तो दिखी, बट एक चीज जो मुझे दिखी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रिव्यू यही था कि थोड़ा सा एक स्टेगनेंट सा लाइक करियर हो जाता है, स्टेगनेंसी आ जाती है। एंड इसमें एक और पॉइंट था कि एक रेरा करके कुछ लाइक सीए के बाद ऑप्शन होता है जो प्रेफर कर सकते हैं, जो मैंने लाइक पहले सुना नहीं था। तो क्या स्टेगनेंसी आ जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, और रेरा एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं है? स्टेगनेंसी तो मैं बोलूंगा देखो वो हर फील्ड में आती है। आप
क्योंकि जो एक कर्व होता है शुरू में वो फास्ट होता है, बट वो स्टेगनेंट तो हो गई कभी ना कभी। अब वो डिपेंड करता है सीए के अपने ऊपर, अगर वो अपनी नॉलेज अपडेट करता रहता है, मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहता है, तो फिर वो स्टेगनेंसी डिले हो जाएगी या नहीं आएगी। रहा सवाल रेरा का या और अदर बहुत सारी चीजों का, तो आईसीएआई ने बहुत सारे एमओयू साइन कर रखे हैं, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं, कोर्सेज हैं जो आप आफ्टर सीए कर सकते हो, जिससे आपकी वैल्यू एडिशन होगी। बट अगेन पॉइंट इज कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। पता चला मैंने रेरा तो कर लिया, लेकिन मैं आगे कुछ और करना चाह रहा हूँ, या मैं उस दिशा में जाना ही नहीं चाह रहा, तो फिर फायदा नहीं। तो मतलब पॉइंट ये है कि यहाँ भी आपको एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो सर सीरियस वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा हो गया। तो एक क्वेश्चन जो पूरी जनता आपसे जानना चाहती है कि हाईएस्ट अमाउंट जो आपने एक मंथ में अब तक बनाया है, लाइक हाईएस्ट अमाउंट जो मैंने एक मंथ में कमाया है, तो एक बड़ा अच्छा ना वो मीम आता है जिसमें एक आदमी ये कहता है कि ये सब बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो यहाँ पर आप वो वाला सीन लगा सकते हो। चलिए सर, ये तो मतलब ठीक है, बट जैसे एक आज के टाइम पे लिंक्डइन पे जितनी भी पोस्ट आती है वहाँ सीए को बहुत अच्छे लेवल पे हाईलाइट किया जा रहा है, जैसे BMW, फॉर्च्यूनर एंड बहुत चीजें आ रही है आजकल। तो रियलिटी क्या है? हर एक, जैसे मुझे जितना एवरेज पता है, स्टार्टिंग होती है 10-15 से एंड देन वो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं। तो सीए में अगर कोई आ रहा है, वो प्रेफरेबली लेट्स से कि AIR से AIR 10 है, तो उसकी एवरेज सैलरी कितनी होगी एंड कितना वो कमा पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर AIR है तो डेफिनेटली स्टार्टिंग पैकेज उसका अच्छा रहेगा, 18 से 22 लाख रुपए अगर मैं पकड़ के चलूं एवरेज तो रहेगा, और उसके आगे भी वो बढ़ा सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से वो काम कर रहे हैं। सी हर फील्ड में, चाहे सीए हो या कोई भी, उसमें बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत कम पैसे कमा रहे होंगे, और बहुत से ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। सो इट्स नॉट अबाउट द डिग्री या इट्स नॉट अबाउट सीए कि हम हाईएस्ट वाले को देख के कोर्स में तो घुस गए, अब हम शाहरुख खान को देख के एक्टर बनने तो चले गए, लेकिन सारे लोग एक्टर शाहरुख खान तो नहीं बन पाएंगे। बहुत से ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा कम एक्टर बन पाएंगे या कम काम कर पाएंगे। तो सेम विद सीए है, बट हाँ, एवरेज सैलरी सीए की डिसेंट होती है, और बाकी डिपेंड करता है हमारे स्किल पर कि हम किस कंपनी में हैं, वहां पर किस तरह से ग्रोथ हो रही है, तो अकॉर्डिंगली पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं। गुड एनफ टू परचेज अ BMW एंड अ फॉर्च्यूनर, सो कर सकते हो आप लोग, करना चाह रहे हो तो। बाकी आपने लाइक बहुत सारे अवार्ड्स रिसीव करे, जैसे कि नेशनल एंटरप्रेन्योर अवार्ड, या फिर APJ अब्दुल कलाम सर से भी आपने एक अवार्ड रिसीव करा था फॉर द बुक। सो उस टाइम एक्सपीरियंस क्या रहा था? उस टाइम तो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा था। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मैं मिला था, तो 26 जुलाई 2013 का दिन था, शाम के 7:50 थे एग्जैक्ट। तो वो इसलिए मुझे याद है क्योंकि वो तो बहुत बड़ा मोमेंट था, और एक्सपीरियंस उसका तो यही था कि वो मोमेंट ही मेरे लिए मतलब क्या होता है, इतना मोटिवेटिंग होता है, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब ने उस समय बस ये कहा था, जो मुझे एक लाइन मेन याद है, बाकी भी थोड़ी सी बात हुई थी। उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बस ये करते रहिए। तो इस लाइन से मुझे आज भी मोटिवेशन मिलती है। जैसे कई बार मैं अभी निराश होता हूँ या हताश होता हूँ या कई बार डिमोटिवेट हुआ, तो मैं वो अपने आप को वही सोचता हूँ कि देखो यार, जब मुझे इतनी बड़ी पर्सनैलिटी से आशीर्वाद मिला है, तो मैं अगर वहां तक पहुंच सकता हूँ तो ठीक है, आज थोड़ा डिमोटिवेटेड हूँ पर मैं कर सकता हूँ या आगे बढ़ना है। तो वो मोमेंट तो मैं मानता हूँ मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट था, और वो मतलब एक कांस्टेंट मोटिवेशन सोर्स है मेरे खुद के लिए ही। तो सर ये बातें तो हो गई लाइफ की एंड मोटिवेशन की। तो कॉलेज में एक मोटिवेशन रहता है कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ या आपके जो दोस्त है या कोई भी रहता है, एक मोटिवेशन कॉलेज में रहती है, कन्याएं गर्ल्स। तो आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस है, स्कूल का एक्सपीरियंस, डेटिंग एक्सपीरियंस, या इन सारी चीजों में कैसा रहा है? तो देखो, स्कूल का एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगा बहुत ही बेकार रहा क्योंकि जैसे मैंने बताया था 10th क्लास तक तो हमारा जो स्कूल था वहां पर इस तरह का कुछ नहीं होता था, और गुंडागर्दी इस तरह का माहौल रहता था। और 11th में आते आते थोड़ा सा सीरियसनेस आ गई थी पढ़ाई को लेकर, ये था कि ठीक है अभी तो फोकस करना है उसको। और कॉलेज के अंदर भी मुझे याद है कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैं था, तो उस समय थोड़ा सीए की तरफ मेरा रुझान ज्यादा था। लेकिन हाँ, जब मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ तो मैंने सीए इंटर अपना क्लियर कर लिया था। तो मैं फाइनल ईयर में, जो कहते हैं ना, बिल्कुल आजाद परिंदा, क्योंकि उस समय ट्रेनिंग स्टार्ट होती नहीं थी और पूरा सीए का प्रेशर नहीं था। तो मैंने थर्ड ईयर के अंदर घर में जिद करके कि भाई मुझे पल्सर बाइक दिलवाइए, अब तो मैं सीए इंटर क्लियर कर चुका हूँ। तो मुझे घर वालों ने मेरी जिद के आगे एक पल्सर बाइक, मुझे याद है अभी तक, कि वो दिलवा दी थी। तो फिर मैंने थर्ड ईयर में मतलब खूब अपने आप को एक्सप्लोर करा, और फिर जैसा आपने कहा कन्याएं
गर्ल्स तो या डेटिंग, तो कोशिश बहुत करी कि ठीक है मैं बाइक लेकर जाऊं, थोड़ा इम्प्रेस करूं लोगों को, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे सफलता हासिल नहीं हुई। हाँ, और सफलता हासिल नहीं हुई। और फिर मेरा धीरे धीरे मेरा फोकस वापस से सीए की तरफ शिफ्ट होने लगा। मुझे लगा कि मैं इधर अगर एफर्ट लगाता हूँ तो पता चला मेरा अपना जो अल्टीमेट गोल है कहीं वो ना खराब हो जाए। तो मैंने कुछ समय के लिए थोड़ा कोशिश करी, अपनी बाइक खरीदी, बाइक पे स्टाइल मारने की कोशिश करी, लेकिन ओवरऑल फायदा कुछ नहीं हुआ और बैक लौट के बुद्धू घर को है। ये वाली कहानी रही। तो सर जैसे अब ऐसा होता है कि हम लोगों का कोई रिलेशनशिप नहीं है वो चलेगा, बट अगर किसी ग्रुप में, हमारे ग्रुप में किसी भी दोस्त की, तो उसकी तो टांग खींचनी है किसी भी किसी। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका? बिल्कुल, वो तो रहते ही रहते थे, वो तो सभी का आई होप रहता ही होगा कि क्लास में मतलब आपके दोस्त का अगर कोई रिलेशन है जिससे वो एंटर करते हैं तो भाभी जैसे हम लोग अभी ये करते कि अगर रोल कॉल आ गया तो बोल दिया कि अरे भाई यार हाँ, रोल कॉल आ गया तो उसको कोनी मार दी। तो वो सारी चीजें तो रहती है कि भाई किसी का अगर है रिलेशन तो उसकी टांग तो बिल्कुल खींचनी बनती है। तो सर जैसे आपने बताया था कि आप रोडीज का भी आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है, तो वो एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था जो मैं बता रहा हूँ आपको, 3rd ईयर के टाइम पर जब हम खाली होते थे और भी दोस्त हम ऐसे ही बैठे होते थे, तो उस समय हम सोचते थे कि क्या करें, मतलब तब सोसाइटीज थोड़ा कम होती थी कॉलेज के अंदर, क्या करें। तो उस समय बड़ा रोडीज, उस समय बड़ा फेमस सा होता था, बड़ा क्रेज होता था, रघु राजीव बुलाते हैं। तो हम, मुझे याद है कॉलेज के अंदर भी हम जब पीआई की प्रिपरेशन करते थे तो हम जॉब इंटरव्यू की कम, और हम सोचते थे कि रोडीज का पीआई कैसा होगा, उसमें क्या पूछेंगे, हम उसकी फनी मतलब उसकी वो करते थे। तो फिर जब बीच में हमें पता चला कि हाँ दिल्ली में कहीं ऑडिशन हो रहे हैं, तो एक दिन हम कॉलेज में खाली थे तो हमने कहा चलो यार चलते हैं वहां ऑडिशन करने। तो इस तरह से वो एक दिन हम पहुंच गए ऑडिशन करने। तो मुझे याद है सीजन 4 या सीजन 5 था रोडीज का, तो उसमें मैं गया था ऑडिशन करने, और उसमें मैं जीडी के अंदर बैठा भी था। पहले जीडी होता था पर मेरा जीडी क्लियर नहीं हुआ दोनों बार, तो मैं पीआई तक पहुंचा नहीं था, बट हाँ एक्सप्लोर करा है एक बार, ऐसे ही हम गए जरूर थे। तो सर जैसे मतलब आपने सोसाइटीज की बात करी, तो उस टाइम पे कॉलेज में कितनी सोसाइटीज होती थी एंड क्या कल्चर था उस टाइम फेस्ट सोसाइटी एंड ऑल का? सोसाइटीज होती थी बट उस समय बहुत कम होती थी जितना मुझे याद है, क्योंकि एकेडमिक सोसाइटीज होती थी या कुछ अलग सोसाइटीज होती थी। पर टू बी ऑनेस्ट मेरे टाइम पर ये होता था, मेरे साथ खासकर ये होता था कि क्योंकि एक तो सीए करना था मैनेज, और फिर कॉलेज का आना जाना भी 2 घंटे का ट्रेवल रहता था, तो मैं वो सोसाइटी वाला एस्पेक्ट ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। इनफैक्ट वो बिल्कुल मेरा कट आउट ही रहा। तो हमारे टाइम पे थोड़ा सा होते भी कम थे और हमारी अपनी गोल्स अलग तरह के थे, हमारा रूटीन अलग तरह का था, तो सोसाइटीज हम ज्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाए। बट हाँ स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत एंगेज रहते थे, और कॉलेज में जब कुछ स्पोर्ट्स इवेंट होता था या हम अपना आपस में, वो जरूर हम खेलते थे और एंजॉय करते थे। तो सर जैसे आपकी स्पोर्ट्स के साथ एक यूट्यूब जर्नी भी रही है, तो यूट्यूब में कुछ, या यूट्यूब या इंस्टाग्राम कहीं भी कुछ एक ऐसा डीएम आया जहाँ पे आपको लगा हो कि अरे यार ये क्या मैसेज कर रहे हैं, ये कौन मैसेज करता है? ऐसी कोई नहीं, ऐसे तो बहुत आए हैं कि भाई ये क्या मैसेज कर रहा है। अब तो बहुत मैसेज आए तरह तरह के, कई बार लगता था कि ये क्या मैसेज आए। बहुत से बहुत अच्छे वाले भी एक्सट्रीम लेवल तक आए कि भाई ये क्या कह रहे हैं, और बहुत खराब वाले भी एक्सट्रीम लेवल तक आए कि भाई ये क्या। जैसे कोई किस्सा अगर आप बताना चाहो सर तो? किस्सा एकदम तो ऐसे याद नहीं रहा, लेकिन मैं अच्छा वाला जरूर बता देता हूँ क्योंकि अच्छे वाले ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमें। तो जब शुरू में मैंने यूट्यूब पर वीडियोस डालना शुरू करा, तो इनफैक्ट अभी तक भी बहुत सी मेरे पास टियर 2 टियर 3 सिटीज के टीचर्स के मैसेज आते हैं कि सर आपका इतना अच्छा लगता है हमें पढ़ाया हुआ कि आपकी वीडियोस से हम पढ़ रहे हैं, और हम अपने यहाँ ट्यूशन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन वीडियोस की मदद से। या बहुत से टीचर्स का मैसेज आया कि सर हम पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, और इनफैक्ट मैं अभी कॉलेज गया तो वहां मुझे एक टीचर मिले, तो उन्होंने तक मुझे कहा कि सर हम आपकी वीडियो से मैंने तैयारी करी और अब हम यहाँ टीचर बन गए। तो वो मुझे बहुत, मतलब ऐसे मैसेजेस भी आए कि बहुत बड़ी बात है। और वियर्ड मैसेजेस भी आते हैं कई बार, कुछ भी आ जाता है, बच्चा तो कुछ भी लिख देता है कि भाई ये क्या है, क्या समझ नहीं आया। तो कई बार ऐसा होता है, मान लो मैंने पार्ट 2 की वीडियो में बोला कि बस ये लास्ट वीडियो है, अब ये चैप्टर फिनिश, तो पता चला बच्चा उसके बाद कमेंट करता है कि सर तीसरी वीडियो कब आएगी। तो बहुत सारे वियर्ड मैसेजेस भी आते हैं कई बार, लेकिन मैं समझता हूँ वो बच्चों का प्यार ही है, लगाव है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट 90-95% प्यार ही मिला है बच्चों से। तो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर कोई होता है बच्चा जो शायद कुछ वियर्ड कमेंट करता है, बट जनरली ऐसा होता है। तो सर जैसे अभी कॉलेज की लाइफ का अगर बात करूं,
तो फेस्ट ये सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल पे है, तो आपको क्या लगता है कि फेस्ट का या फिर रिलेशनशिप का या फिर दोस्तों का कितना इंपॉर्टेंस होता है? नहीं, इम्पोर्टेंस तो बिल्कुल होता है, हर चीज का इम्पोर्टेंस होता है। फेस्ट है अपने आप, तो वो भी एक अच्छी चीज है, आप एंजॉय करते हो उस समय, और करना भी चाहिए कॉलेज लाइफ में, वही तो मेमोरी बनेगी बाद में। सेम गोज विद रिलेशनशिप, आप हो एक इस मोमेंट को आप एंजॉय करते हो, उस समय आप एक अलग जोन में होते हो। अच्छा होता है तो बहुत अच्छा सोचते हो, खराब होता है तो लगता है दुनिया खत्म हो गई, तो वो भी एक जोन है, ठीक है, एक्सपीरियंस करना चाहिए। और मैं बोलूंगा हर चीज का बैलेंस जरूरी है, एंड बैलेंस बरकरार रहे तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। दोस्त हैं आपके, वो भी जरूरी है, आप अकेले नहीं तो क्या करोगे। तो हर चीज इंपॉर्टेंट होती है और बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए। तो सर, इफ यू वर इन द शूज ऑफ ऋषभ, तो आप अपने आप से क्या सवाल पूछते? अगर मैं ऋषभ की जगह होता तो मैं बस यही पूछता कि सर हमें क्या विजडम टिप दोगे आप, ताकि हम भी आगे अपने लाइफ को और बेहतर बना सके। यस, तो यही पूछता। आंसर सर? तो अब आंसर भी कर देता हूँ। तो आंसर तो यही है कि बस आपको अपना पहले गोल एक निर्धारित करना चाहिए, है ना, एक सपना देखना चाहिए, और उस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सपने जरूर पूरे होते हैं। और कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने आप से अगर ऑनेस्ट हो, अपने काम से ऑनेस्ट हो, है ना, जो अपनी वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल्स आपने बनाए हैं अभी अपने लिए, उन्हें जरूर फॉलो करते चलोगे। तो 3-4 चीजें अगर हम बेसिक अपने अच्छे रखते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिल जाती है। और जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो कई बार हम हासिल नहीं कर पाते। तो बी सिंपल, सिर्फ अपने प्रोसेस पर भरोसा करो, और अच्छे विजडम, अच्छी थॉट प्रोसेस के साथ बस अच्छे से काम करो, तो सक्सेस जो है अपने आप आ जाती है। तो सर, अगर मान लेते हैं कि आप आज इस स्टेज पे हो एंड आपको अपने 18 ईयर ओल्ड सीए पराग गुप्ता को एक मैसेज देना हो, तो आप क्या उनको मैसेज दोगे? तो यंग पराग गुप्ता को यही मैसेज दूंगा कि बस तुमने जो सपना देखा है उसके लिए तुम आगे मेहनत करते रहो और अच्छा काम करते रहो, सब कुछ अच्छा होता रहेगा। और वही जो विजडम थॉट ऋषभ को दी थी, तो वही पराग गुप्ता को भी वही दूंगा। जैसे मेरा तो हमेशा लाइफ में एक ही चीज रही है कि प्रोसेस पे ध्यान दो, बिकॉज प्रोसेस आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। रिजल्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं, तो उसके रिलेटेड आपको क्यों ही कुछ सोचना है। एग्जैक्टली, यही थॉट अगर रखेंगे तो काफी हद तक तो स्ट्रेस भी कम रहेगा, और उस तरह के हम एक्सट्रीम स्टेप के बारे में भी नहीं सोचेंगे। और ऑलमोस्ट पॉडकास्ट का एंड है, और मेरे साइड से मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करा है, बातें करी है, तो हर किसी का कुछ डाउट था, हर किसी के लिए लाइक ऐसा था कि हमारे लाइफ में ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम्स है। तो मेरा तो दिल से उनको मैसेज यही है कि जब अच्छा समय चला गया, अच्छा समय व्यतीत हो गया, तो बुरा कैसे ही टिकेगा। बिल्कुल। तो आपको बस खुद पे भरोसा रखना है, सब्र रखना है। मैंने भी रखा। आज मेरे साथ सीए पराग गुप्ता सर है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, जिनके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आप लोग भी भरोसा रखिए, सब्र रखिए, सारी चीजें होंगी। यही बोलना चाहूंगा, बिल्कुल लाइफ का एक बेसिक मंत्र है कि बुरे समय में घबराना नहीं और अच्छे समय में पगलाना नहीं। बस अगर आप ये मेंटेन कर पाते हो तो आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी चलती रहेगी। मतलब वही चीज है सर कि परिस्थिति का प्रयोग करके आपको कहीं ना कहीं परिणाम को अपने पक्ष में करना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं अगर आप होप ही हार जा रहे हो तो वहां पे तो ऑप्शन ही नहीं बचा। ऑप्शन नहीं बचा, सही बात है। हार अगर मन से ही हो गई तो फिर दुनिया में क्या ही जीत पाएंगे। तो सर, कुछ लास्ट मैसेज जो आप अपने प्यारे स्टूडेंट्स को देना चाहिए? प्यारे बच्चों को बस यही देना चाहूंगा कि आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ें, और अच्छे से जो आपका सपना है उसे पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करें, अपने आप से ऑनेस्ट रहें, और सब कुछ अच्छा होता है। एंड में सब चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती है। बस आप अपने सच्चे मन से, सच्ची लगन के साथ कुछ भी काम करें। और ऋषभ ने भी बोला कि प्रोसेस पर भरोसा रखें, रिजल्ट की चिंता मत करें। तो सब बच्चों को बस यही बोलना चाहूंगा, बिना किसी टेंशन और स्ट्रेस के, रिजल्ट की परवाह किए बिना प्रोसेस को एंजॉय करते हुए आगे बढ़े, जीवन बहुत अच्छा रहेगा। सबको बहुत बहुत प्यार और बेस्ट विशेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। और लास्ट में एक ही चीज है कि सब्र रखिए, सारी चीजें होंगी। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो सारी चीजें नोटिस कर रहा है, तो सब्र रखिए बस।